चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम साउथ एशियाई रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन अच्छे से समझी। हमने समझा कि फिजिकल फीचर्स कितने डाइवर्स हैं, वो इस रीजन को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मानसून के प्रभाव और उसकी प्रक्रिया को समझा। आज हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ और लक्षणों के बारे में, जिसमें हम यहाँ की अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द सिविलाइजेशन। हम पढ़ेंगे यहाँ की जनसंख्या के बारे में, द पॉपुलेशन, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के प्रभाव के बारे में। इन तीन चीज़ों ने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन, इस साउथ एशिया को बहुत प्रभावित किया है। तो शुरुआत करते हैं अर्ली सिविलाइजेशन से। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इस क्षेत्र में अर्ली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ तो मैं बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की करता हूँ। देखिए जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो दो नाम आपके सामने निकल करके आते हैं। एक तो ये जिसे IVC कह के पुकारा है, और नेचुरली आज हम ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र के समाज के बारे में पढ़ना है, उसमें इसका जिक्र आएगा, तो मैं बस उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी तरफ आप इसे हड़प्पा कल्चर भी कह के पुकारते हैं। ऑथर क्या बताता है इसके बारे में कि ये सिविलाइजेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रीजन तक फैली हुई थी। इसका समय वो ये बताता है, हम ऑथर के हिसाब से चलेंगे, वो 3300 BCE से लगभग 1500 BCE के बीच का समय इसका बताता है। अब ले लीजिए लगभग 3300 BC से लेके 1500 BC के बीच में इसका समय रहा होगा, लेकिन इसका जो पीक पीरियड रहा होगा वो इसके बीच में कहीं रहा होगा, लगभग 2400 BC से ले लीजिए आप, से लेकर के लगभग 1850 BC के दौरान। यहाँ पर आपको हड़प्पा प्रॉपर या इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉपर दिख रही होगी। ओके, अब से हिस्ट्री की किताबों के मुताबिक जाएंगे तो वहाँ तो डेट भी दे दी जाएगी, जैसे 2250 BC। ओके, लेकिन हम तो रीजनल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू हमें लेना है इसका। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन, मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें तो ये इमेज आपकी बहुत मदद कर सकती है। ये देखिए, सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके क्षेत्र को समझें। ये देखिए, काफ़ी बड़े क्षेत्र को ये कवर करती थी। आप देखें, भारत का क्षेत्र इसमें आता है, पाकिस्तान का क्षेत्र इसमें आता है, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, इवन ईरान के बॉर्डर्स तक भी ये जाती थी। डन। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा कि जहाँ मानसून का प्रभाव कम है, जो सूखे हुए इलाके हैं, द सेमी एरिड एरियाज़, वहाँ पर ये सिविलाइजेशन पनपी। लेकिन डोमिनेंस किस चीज़ का नज़र आ रहा है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। आप यहाँ से देखिए तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, घग्गर, ये सारी, और यहाँ से देखिए तो देखिए काबुल। ओके, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर, तो मेन एस्पेक्ट ये है कि नदियों का प्रभाव है, सूखा क्षेत्र है, पर खेतीबाड़ी के लिए फोकस रिवर वाटर पर किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए नदियाँ महत्वपूर्ण रहती हैं सिविलाइजेशन को जन्म देने में, और ये आपने पहले भी समझा है जब हमने मेसोपोटामिया और इजिप्ट की नील सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो तब हम ये देख चुके थे कि रिवर कितना कंट्रीब्यूट करती है। ये मैप देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी से चीज़ें बताने का काम कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी के साथ साथ लगते हुए इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हैं, बंदरगाह भी एग्जिस्ट करते हैं, नदियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत में मुख्यतः, भारत में और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई ये सिविलाइजेशन, मेनली अगर कंसिडर करें तो ये दो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर एक वर्ड इसके साथ जुड़ता है, दैट इज़ द ट्रायंगुलर शेप, वो यहाँ से आपको दिख रही होगी। आप देख पा रहे हैं एक शेप, द ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो इस क्षेत्र में एग्जिस्ट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन के लक्षणों पर बात होती है, द फीचर्स।
ऑथर ये बताता है, हालांकि जब हम हिस्ट्री में पढ़ें तो ये समझ आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस में आने के बहुत सारे रीजंस बताए गए, थ्योरीज हैं, पॉसिबल थ्योरीज हैं कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन हाँ, ऑथर ने एक बात यहाँ पर रखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक लार्जर रीजन के अंडर अलग अलग विलेजेस से एसोसिएटेड कल्चर्स जब धीरे धीरे नर्चर होने लगे, जैसे मान लीजिए कि ये विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5 सब अपने लेवल पर कुछ कुछ विकास कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। तो कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ भी हुई, यहाँ भी, और वो डेवलपमेंट्स फिर आपस में एक्सचेंज हो रही हैं। हो सकता है इन्होंने पॉटरी में डेवलपमेंट कर ली हो, बर्तन बनाने की कला में। हो सकता है इन्होंने मोतियों की कला में डेवलपमेंट कर ली हो सकता है इन्होंने ग्राम को व्यवस्थित करने में, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की कला विकसित कर ली हो सकता है इन्होंने खेती के क्षेत्र में बड़ा विकास कर लिया हो। तो अलग अलग विलेज लेवल पर डिफरेंट जो कल्चर्स ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, ये कल्चर्स आपस में एक्सचेंज होने शुरू होंगे। इनके आपस में, इनके भीतर कई तरह के संबंध बनेंगे, जिससे ये एक लार्जर रीजन के अंडर एक होमोजीनस एलिमेंट डेवलप होते दिखेंगे। ओके, और हम इस पूरे विस्तृत क्षेत्र को एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन से प्रभावित मान लेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम जालंधर की भी बात करें तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, जालंधर में एक तरफ आपको नज़र आता है द स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ पे स्पोर्ट्स आर्टिकल बनते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जालंधर में आपको नज़र आता है द हैंड टूल इंडस्ट्री रीजन, जहाँ पे हैंड टूल्स बनते हैं। अब आप ऑब्जर्व करिए कि वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल जहाँ बन रहा है, उनको बहुत ज़रूरत रहती है मशीन्स और हैंड टूल्स की, तो वो मशीन्स और हैंड टूल्स उनको सर्व करते हैं। और जालंधर में ही एक रोड नहीं, कम से कम 3 रोड और पूरा हब पटेल चौक एरिया डिवोटेड है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कार्गोज, ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट्स, इट इज़ दैट एरिया। ओके, और जालंधर का एक एरिया इट इज़ हब फॉर द लेबर, द द्वाबा चौक, और ऐसे 3 से 4 बड़े इलाके हैं जो लेबर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, कहीं किसी ने लेबर और स्किल्स डेवलप कर लिया, कहीं किसी ने हैंड टूल्स डेवलप कर लिए, कहीं किसी ने एक इंडस्ट्री डेवलप की, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स बन रहे हैं, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करना है और पैन इंडिया भेजना है, तो किसी ने ट्रांसपोर्ट डेवलप कर लिया। अलग अलग सेंटर्स ने अपने स्तर पर रिफाइनमेंट्स अचीव की। रिफाइनमेंट्स क्या होते, कल्चर क्या होता है? द इनर रिफाइनमेंट। इनर रिफाइनमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? थॉट्स में रिफाइनमेंट, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने में रिफाइनमेंट, अपने सराउंडिंग को आप कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ योर फैमिली और द कम्युनिटी। यही चीज़ तो सही मायने में टेक्नोलॉजी कहलाने लग जाती है ना एक समय में, कि आप सराउंडिंग का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ये आर्ट होता है। ओके, तो कल्चर एक प्रक्रिया है इनर रिफाइनमेंट की। उस रिफाइनमेंट से जो आइडियाज़ आते हैं, जो प्रोसेसेस जन्म लेते हैं, जो टेक्निक्स जन्म लेती हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ जन्म लेती हैं, ये सब जो फिर एंड रिजल्ट देती हैं, वो सिविलाइजेशन होता है। मैं बैठा हुआ हूँ और मैं थॉमस अल्वा एडिसन हूँ। ओके, मेरे भीतरी विकास ने, मेरे थॉट्स ने, मेरी स्टडीज़ ने, मेरे इंट्रोस्पेक्शन ने, मेरे कोरिलेशन ने, मेरी इस इनर रिफाइनमेंट ने, मेरी इस कल्चरल डेवलपमेंट ने जो इन्वेंशन की है, वो इन्वेंशन क्या लेकर के आई है आपके पास? बिजली, बल्ब। ये जो है निकल करके आया, दिट्स एंड रिजल्ट इज कि ये जो समाज है अब इसके पास बिजली है, इसके पास बल्ब है। तो ये एंड रिजल्ट इज द सिविलाइजेशन। आई बात समझ में? इस चीज को समझे आप? कल्चर एक इनर रिफाइनमेंट का
तरीका है, और जो निकल करके आ रहा है, जो एस्टेब्लिश हो रहा है, वो जो आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है वो सिविलाइजेशन है। वो जो आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है वो सिविलाइजेशन है। ये प्रक्रिया इस तरह से चलती है। तो इसी तरह से जब अलग अलग विलेज सेंटर्स अपने अपने लेवल पर कल्चरल रिफाइनमेंट कर रहे हैं, किसी ने मिट्टी को पहिया का प्रयोग करके बर्तन बनाने की कला विकसित कर ली है, मिट्टी का बेहतर प्रयोग कर लिया है, किसी ने बीज उगने को ऑब्जर्व करते, लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हुए फसल उगाना ऑब्जर्व कर लिया है, किसी ने पशुओं के गुणों को पहचान करके उनको डोमेस्टिकेट करने की कला विकसित कर ली है। तो सब अलग अलग आर्ट डेवलप कर रहे हैं, मतलब अपने सराउंडिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके लिए डीप ऑब्जर्वेशंस हैं, डिस्कशंस हैं, है ना, और उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया, अपने आगे वाली पीढ़ियों को दिया और उन्हें उपयोग में ला करके उसके नतीजे देखें। तो ये कल्चरल सेंटर्स क्रिएट हो करके इनके द्वारा जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स की जा रही हैं उसके जो एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ओवरऑल एक सिविलाइजेशन को नर्चर करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक सभ्यता विकसित होती है। इसको समझिए आप। तो जो सिविलाइजेशन धीरे धीरे अपने इस कल्चरल डेवलपमेंट के प्रोसेस को त्याग देगी या इससे अलग हो जाएगी, विमुख हो जाएगी, वो सिविलाइजेशन एक पॉइंट पर फिर डिक्लाइन हो जाएगी। कल्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल वैसा है जैसा कि फ्यूल, ईंधन। ईंधन जब आप गाड़ी में डालते हैं, फ्यूल जब आप डालते हैं, गाड़ी चलती है। गाड़ी जैसे ही फ्यूल से मुक्त हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से कल्चर, संस्कृति काम करती है। संस्कृति सभ्यता का ईंधन की तरह काम करती है। संस्कृति ही सभ्यता की जननी होती है। संस्कृति ही सभ्यता को चलाए रखने का कारण होती है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हमारे पास फ्यूल ही नहीं होंगे तो कभी भी इंजन क्यों बनेगा? फ्यूल कुछ भी हो सकता है। पहले कोल से स्टीम जो बनती थी वो फ्यूल था, तो स्टीम बेस्ड इंजन आए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब हमारे पास फ्यूल नहीं था तो इंजन था? बताइए, पहले फ्यूल आया ना। तो संस्कृति सभ्यता को जन्म भी देती है, संस्कृति सभ्यता को चलाए भी रखती है, संस्कृति सभ्यता का विकास भी करती रहती है, नरिशमेंट, डेवलपमेंट। और संस्कृति ही के चले जाने से सभ्यता का अंत भी हो जाता है। संस्कृति लक्षण हैं, गुण हैं, विचार हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस सिविलाइजेशन में बस रहा प्रत्येक व्यक्ति कल्चर्ड है। ऐसा नहीं है। उस गांव में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को बर्तन बनाने आते हैं, जरूरी नहीं है। भारत कृषि प्रधान है और यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को खेती आती हो, जरूरी नहीं है। तो एक सिविलाइजेशन में रह रहा हर व्यक्ति कल्चर्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो म्यूजिक में, डांस में, स्किल्स में, आर्ट में निपुण है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने मेहनत की है कल्चरल डेवलपमेंट के वाया सिविलाइजेशन देने में, वो सिर्फ उस सिविलाइजेशन के फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा है। दैट्स ऑल। जब ऐसे लोगों की मात्रा बढ़ जाएगी तो सिविलाइजेशन का पैराशूट खुद ब खुद गिर जाएगा, क्योंकि उसे हवा में उड़ाए रखने के लिए जो आग जलती थी, हॉट एयर बैलून जैसी, वो आग कल्चर की आग थी जो बुझ गई। अब तो सारे लोग सिर्फ उसमें चढ़े ही हुए हैं बिना आग जलाए, वो फिर उस गुब्बारे को लेके गिर जाएंगे, तो सिविलाइजेशन का गुब्बारा गिर जाएगा। तो सभ्यताओं के पतन होते रहते हैं। जब लोगों के विचारों में, चरित्र में परिवर्तन आ जाता है, मलिन हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, जब उनकी टेक्नोलॉजी बाकी मुल्कों की टेक्नोलॉजी से पिछड़ने लग जाती है, दूसरे मुल्कों के हथियार ज़्यादा स्टेल्थ हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं, उनकी सेना को ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटीज़ आपसे ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, वो बेहतर युद्ध कला सीख जाते हैं, तो फिर आपके मुल्क उनसे हार जाते हैं। यूरोपियंस ने कैसे हराया भारतीय शासकों को? प्रिमिटिव वॉरफेयर प्रैक्टिसेस इनकी, उनकी एडवांस्ड। तो जिस भारतीय शासक ने एडवांस्ड वॉरफेयर प्रैक्टिसेस यूरोपियंस की मदद से अपनी सेना में इंड्यूस कर ली, वो नहीं हारे।
तो जो सिविलाइजेशन अपने कल्चरल प्रोग्रेस के पाथ को त्याग देगी, वो दूसरी कोई सिविलाइजेशन जो अभी भी कल्चरल एडवांसमेंट में लगी हुई है उससे हार जाएगी। ये बात है। तो इस तरह से फिर सिविलाइजेशनल सुपीरियरिटी का भाव आता है। इसी तरह से फिर वो सिविलाइजेशन मानती है कि हम आपकी सिविलाइजेशन पर भारी पड़ गए क्योंकि हमारा कल्चर आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, हमारा कल्चर आपसे ज्यादा सुपीरियर है। तो यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट कल्चरल एडवांसमेंट ले आते हैं, वो कल्चरल सुपीरियरिटी ले आते हैं वो, पर ये सही नहीं है। विचार यहां पर यह है कि हारा कौन, एक राजा और उसकी सेना हारी है। तो आप एक टाइप ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट में इनसे बेहतर हैं, वो है युद्ध कला। लेकिन क्या आप यहाँ के समाज के जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनका जो जुझारूपन है, उनकी जो मर्यादाएं हैं, बड़ों के प्रति सम्मान है, छोटों के प्रति प्रेम है, उनकी ईश्वर में जो आस्था है, क्या आपकी सिविलाइजेशन इनके इन गुणों से इन्हें खत्म कर पाई? ना। तो फिर वो ये मानते हैं कि ना, कल्चरल सुपीरियरिटी कोई नहीं है आपकी, एक एंड पर आप एडवांस कर गए और आपने हमारा राजा हरा दिया, हमारा शासक हरा दिया। समाज आज भी हमारा अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है और वो ये मान रहा है कि उसकी परंपराएं किसी से भी कमजोर नहीं है। इसलिए फिर किसी भी शासक के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जिन पर वो शासन कर रहा है अब आकर के, वो उनकी परंपराओं को अपनी परंपराओं से विस्थापित कर दे। कि जैसे अगर कोई इन्वेडर आया है या कोई विजेता आया है, द वैंक्विशर, वो ये हमेशा कोशिश करेगा कि राजा राजघराने हरा दिया, अब बारी जनता की, अब सही लड़ाई शुरू होगी कल्चर से कल्चर की, सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन की। तो अब इनकी मान्यताएं, इनकी प्रथाओं में दोष निकालो, धकियानुशी बताओ, कमजोर बताओ, रूढ़िवादी बताओ, पिछड़ी हुई बताओ, और उन्हें अपनी मान्यताएं प्रोग्रेसिव एडवांस्ड बताओ और रिप्लेस करो इनकी मान्यताओं को अपनी मान्यताओं से। तो इन्हें अपने रंग में रंग दो, इन्हें अपने विचारों से रंग दो। मैकॉले का यह सिद्धांत था। मैकॉले ये मानता था कि वो जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं कि हमारा कल्चर आपके कल्चर से सुपीरियर है, दिल में जानता था कि उस कॉन्सेप्ट तो ले आए हैं, वो अब है सही में कि नहीं पता नहीं, पर उस पर मोहर लगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसे भारतीय पैदा करने हैं जो रक्त और रंग से तो भारत के हों, लेकिन विचारों से, विमर्श से, स्वाद से, टेस्ट, आइडियाज, बिहेवियर से वो ब्रिटिशर्स हों, जिससे फिर वो सिद्ध कर पाता कि देखो लोगों का प्रवाह किस ओर है, एडवांस्ड कल्चर की ओर, सुपीरियर कल्चर की ओर, वो हम हैं। लोग तुम्हारी विचारधारा, लोग तुम्हारे परंपराएं, रीति रिवाज छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उससे एसोसिएटेड अपना कोई विकास नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं। यहीं से फिर एक ग्रुप पैदा होता है, द ग्रुप ऑफ कंजर्वेटिव्स, जो लोगों के इस प्रवाह को रोकने आते हैं कि रुको, जो लोगों को बताते हैं कि तुम जिन परंपराओं को, जिन रीति रिवाजों को गलत मान रहे हो, असल में वो उन पे चढ़ी परत है जिसे तुम गलत मान रहे हो। जो मूल है वो बड़ा सही है, जो उसका स्वच्छ रूप है वो बड़ा अच्छा है। तो वो कंजर्व करके रखना चाहते हैं परंपराओं को, रीति रिवाजों को, समाज को। और इनमें भी कई बार कट्टरवादी आ जाते हैं, इन्वेडर्स में भी कट्टरवादी आ जाते हैं, इनमें भी आ जाते हैं, ये अलग बात है। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये कहानी सारी जो कल्चर और सिविलाइजेशन वर्ड है, दोनों चैप्टर में दोनों ऑब्लिक डाल के लिख दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत भिन्न है, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहीं पढ़ी थी, भाई मेरी नहीं है पर मुझे अब ये याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ी है, कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब पानी के मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ ही होते हैं, पर है दोनों भिन्न, इतने भिन्न जितने कि पुरुष और नारी है। उन्हें एक मानना गलत होगा। हाँ ये सही है कि एक मॉलिक्यूल के रूप में वो H2O ही है, ये पानी है, ये बात सही है, पर है भिन्न। अलग कर दो, ये अलग है, ये अलग है, बहुत अलग है। आई बात समझ में? ये कहानी है। हो सकता है एक नॉन मेटल हो जाए, एक मेटल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसमें से भी एक हो सकता है कि अल्कली मेटल हो जाए। ओके, तो ये चीज है, लेकिन एक साथ है जब तो मॉलिक्यूल है, पानी है, जल है। ऐसा ही सिविलाइजेशन और कल्चर है। तो सिविलाइजेशन की जब वो बात कर रहा है तो वो ये बता रहा है कि इस सिविलाइजेशन का एक्सपेंस तो बहुत वाइड स्प्रेड था। उस समय के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग और रिलीजियस रूट्स थे
उन रूट्स पर बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। और वो अर्बन सेंटर भारत ही नहीं, मतलब साउथ एशिया ही नहीं, सेंट्रल एशिया और इवन वेस्ट साउथ वेस्ट एशिया तक भी गए, इवन इजिप्ट में भी देखे जाते हैं। तो उन रूट्स पर इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। और हम किस आधार पर कह पा रहे हैं कि ये सारा एक सिविलाइजेशन का एरिया है? हम बता पा रहे हैं कल्चरल ट्रेट्स के बेसिस पे। जैसे कि महत्वपूर्ण चीज जो कल्चर को डिफ्लेक्ट कर रही है, पॉटरी। अगर आप पॉटरी की बात करें तो आपको थ्रू आउट द साइट्स सिमिलैरिटी मिलेगी। यही सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करती है कि ओरिजिन इस पॉटरी कल्चर का कहीं भी एक सेंटर पे जरूर हुआ होगा, लेकिन ये कल्चरल नॉलेज फिर वहां से दूसरे सेंटर्स में एक्सचेंज हुई है। और इन सारे सेंटर्स में वो जो एक्सचेंज एक एस्टेब्लिश हुआ है वो भी पेरेनियल और परमानेंट हुआ है। ऐसा भी नहीं कि वो स्पोरेडिक मैनर में बहुत ही डिस्क्रीट सेंस में हुआ, नहीं, कंटिन्यूअस और परमानेंट। इसलिए सभी सेंटर दे आर स्किल्ड फॉर सच टाइप ऑफ पॉटरी, वो उसका विकास कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीजें, द स्टैंडर्डाइजेशन, द अर्बन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोर उसकी अर्बन प्लानिंग, तो वो भी थ्रू आउट द साइट्स आपको ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड दिखती है। जैसे घरों के प्रकार, उनमें बाथरूमों का होना, घर के अंदर एक हाई सिविक सेंस होना लोगों में, हेल्थ हाइजीन और प्राइवेसी को लेकर के। जैसे कि स्ट्रीट्स, उनका पैटर्न इंटरसेक्ट करना 90 डिग्री पर, ग्रिड पैटर्न पर सड़कों का निर्माण होना, मुख्य सड़कों पर मुख्य द्वार ना होना घर का, दीवारें ऊंची होना, हाई प्राइवेसी का सेंस होना, प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न होना ताकि वेस्ट नगर से बाहर जाना चाहिए, और जगह जगह पर मैन होल होना ताकि इसकी सफाई की जा सके। यह भी नहीं कि गार्बेज कलेक्ट होता रहे और दुर्गंध आती रहे। तो पक्की ईंटों की नालियां, मैन होल, सड़कों का पैटर्न, उस पैटर्न पर फिर घर बनाने और व्यापार के लिए सड़कों को सेटल करना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्हें बनाना, जिन्हें सिटाडेल कहते हैं, जहां पर अनाज का भंडारण करने के लिए ग्रेनरीज होती हैं। सोसाइटी आपस में एक सोसाइटी का भाव रखे, उसके लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए उनमें एक, मैं ये नहीं कहता कि वो नेशन के रूप में है, लेकिन अगर हम आज के नेशन को भी ध्यान में रखें तो सोसाइटी में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंड्यूस करने के लिए, कॉमन रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए कुछ वैसे इंस्टीट्यूशंस जैसे द ग्रेट बाथ, इसका वहां होना, ऐसे इंपॉर्टेंट सिविल और सोशल इंस्टीट्यूशंस का उन जगहों पर होना जिसे हम सिटाडेल कह के पुकार रहे हैं, ये बताता है कि सोसाइटी में सिविक सेंस था, सोसाइटी में एक आपस में बिलोंगिंगनेस थी और कई सारे बिंदु थे होमोजेनिटी के, होमोजेनियस थी। वो नगरों की व्यवस्था हो, वो नालियों की व्यवस्था हो, वो ईंटों के पक्की ईंटों का बनना हो, सन बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों के, स्टोन के नहीं, पत्थरों के नहीं, पक्की ईंटों के मकान, सड़कें, इन चीज़ों का बनना हो। वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज थे थ्रू आउट द सेंटर्स। नगर व्यवस्था थी, प्रमाणित होता है क्योंकि वस्तुएं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने के लिए सील्स का प्रबंध था। बातचीत समझ पाए, रिकॉर्ड्स दर्ज हो पाए, ऑर्डर्स इशू हो पाए, लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा कोई मैकेनिज्म हो पाए, इसके लिए स्क्रिप्ट का एग्जिस्ट करना जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स जिससे पता लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ऐसा लगता है कि जो प्रीस्ट है वही इंपॉर्टेंट अधिकारी था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर सबसे ऊपर था, जो पूरी व्यवस्था को चला रहा था। और शहरों को सराउंडिंग विलेजेस के साथ वेल कनेक्टेड रोड्स, वेल कनेक्टेड ट्रेडिंग नेटवर्क्स, वेल कनेक्टेड मार्केट्स के वाया जोड़ा गया होगा, तभी तो इतना अनाज भंडारण होता था। तभी तो एक अर्बनाइजेशन में इतने सारे क्राफ्ट एग्जीक्यूट हुए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या जब इस तरह के क्राफ्ट में लगी है जो नॉन एग्रीकल्चरल है, तो उन्हें भोजन कहां से आ रहा है? तो किसान मतलब कि जो उगा रहा था वो सरप्लस था और वो व्यापार के लिए था। तो किसान को बदले में, उसके बदले में मिल रही थी बहुत सी वस्तुएं, और किसान का उगाया वो अनाज जो है
वो उन शहरों के निर्माण का आधार बन रहा था, प्रॉस्पेरिटी का बेस बन रहा था। और इवन इतनी प्रॉस्पेरिटी कि आप बहुत सारे ऑर्नामेंट्स प्रयोग में लाते थे, बहुत सारे दुर्लभ मोती पत्थर जो अफगानिस्तान ही क्या दूर दराज फारस के इलाकों से मंगाए जाते थे भारत में, और वो पहने होते थे, गहनों में लगे होते थे वो। तो इससे पता लगता है कि एक सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एग्जिस्ट करता था सोसाइटी के अंदर। सेगमेंट्स थे ऊपर और नीचे के। ओके, तो ये सारी चीजें, स्क्रिप्ट का होना, मतलब एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं, जब हमने जो कल्चरल डेवलपमेंट की है, जब हम आगे इनहेरिटेंस में अपने ऑफस्प्रिंग्स को देना चाहते हैं, तो हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जो ये स्किल्स, ये टैलेंट आगे इम्पार्ट करें। अधिकतर हमारे समाज में ये इंस्टीट्यूशंस परिवार रहा। फैमिली लीनिएज, द एंसेस्ट्रल जॉब्स में फैमिली ही ये रोल प्ले करती है कि वो अपनी अर्नड स्किल्स यानी कि कल्चरल नॉलेज को ऑफस्प्रिंग्स को इम्पार्ट करे। तो छोटी उम्र से ही बच्चों को काम सिखा देते हैं, जैसे बर्तन बनाने का, लकड़ी का काम। तो आप देख सकते हैं कि परिवार इनफैक्ट अपने काम से जाने लगते हैं, जैसे कि कुम्हार, लोहार, तरखान, बढ़ई, जैसे आप कह देते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल फैमिली नहीं है, वो यहाँ एक इंस्टीट्यूशन की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। And they are having all the responsibilities to impart those skills to their upcoming generations. और उन परिवारों के पास वो ज्ञान, वो कुंजी होती है। कई वैद ऐसे मिलेंगे, कई हकीम ऐसे मिलेंगे, उन्हीं के पास वो कुंजी है, वो ज्ञान है। जैसे लंबे समय तक अपने पास रेशम का ज्ञान सहेज के रखा चीन ने, किसी के साथ बांटा नहीं। तो पहली बार रेशम जब प्राप्त किया होगा, ये कितना बड़ा कल्चरल डेवलपमेंट था, और कितना कमाया चीन ने उससे, और पूरी दुनिया ने उसे कितना भोगा। रूट का नाम ही सिल्क रूट पड़ गया। वो रानी के कप, चाय के कप में वो पड़ गया, वो अलग हुआ, धागा दिखा, ये तो एक एक्सीडेंट था। इसे एक डिस्कवरी में बदलने वाला कौन था, जिसने इस पे विचार किया कि यार ये है क्या पेड़ों पे, ये कोकून है, ये गरम चाय में जब गिरा तो ये फिर रेशा अलग हुआ, और ये कॉमन है, ये रेशे बहुत हैं इसमें, उसमें को भी जब हमने डाला उबलते पानी उसमें भी, और इन रेशों को अगर हम आपस में धीरे धीरे मरोड़ दें तो ये तो धागा बना देते हैं पूरा। और ये धागा तो स्टील से भी मजबूत, ये भी एक धागा है, मतलब इससे वस्त्र बन सकते हैं। तो मतलब इन पत्तों पर ये कीड़े रहते हैं, ये इसे खाते हैं, ये कोकून बनाते हैं। किसी ने, राजा ने ड्यूटी लगाई पे इसे शोध कर, भी इस पे शोध कर। उसके विचारों ने, उसके ऑब्जर्वेशंस ने, यानी कि कल्चरल रिफाइनमेंट ने एक चीज़ दी समाज को, वो है सिल्क, रेशम का कपड़ा। वो रेशम का कपड़ा आप कंज्यूम करते हैं, वो हिस्सा है सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो इसी तरह से परिवार बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं स्किल्स इंपार्ट करने की। लेकिन परिवार से आगे आ जाए आप, तो अब समाज की जिम्मेवारी है कि हमने जो इतनी मेहनत से, आप जैसे आप आज आपका सबका ग्रुप है, अगर आप बहुत मेहनत से एक तरीका पता लगा लो कि किसी की प्यास कैसे बुझाई सकती है, आपको पहले नहीं पता था, आज ही पता लगा। आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि भाई हमारे बाद जो आने वाले हैं हम उन्हें भी ये सिखा के जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वर्बली बता सकते हैं, तो उन्हें तो बता सकते हैं जो इमीडिएटली आपके बाद आने वाले हैं, लेकिन उन्हें कैसे बताएंगे जो आपसे 200 साल बाद आने वाले हैं। तो आपकी कोशिश होगी तो हम भूल ना जाएं, दूसरा कुछ गलत वर्बली गलत कम्युनिकेट ना हो जाए। तो इसे लिखो यार, इसे कलमबद्ध करो, और कुछ इंस्टीट्यूशंस बना दो, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सिलेबस, जिसमें ये हमारी अब तक की ये इन्वेंशंस आगे की पीढ़ियों को बताई जाए। तो एक सोसाइटी अपनी कल्चरल अर्निंग्स को, अपनी कल्चरल नॉलेज को आगे आने वाले मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो नॉलेज ट्रांसफर करती है, यानी कि कल्चर ट्रांसफर करती है, ताकि वो भी अपना विकास कर सकें। ऐसे में स्क्रिप्ट एक बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए हम इसे सभ्यता का लक्षण मानते हैं, इसलिए हम इसे सिविलाइजेशन का एक फीचर मानते हैं कि सोसाइटी में एक लेवल का सेंस ये एस्टेब्लिश हो गया था कि वो ये मानते थे कि हमने जितनी का कल्चरल डेवलपमेंट्स अब तक की हैं, हमने जैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया है, ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने जो अचीव किया है,
बंदरगाहों का जैसा हमने विकास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे हमने व्यवस्था की है, ये थ्रू आउट द सिटीज हो, पहले तो हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में, दूसरा आगे आने वाले वंशजों को, क्योंकि इतने 100 साल चली है भाई, अभी देश आजाद हुए 75 साल हुए हैं मसाई। ये मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा भी कितनी की छोटी नहीं भाई, लंबा समय कि तो इतने लंबे समय कैसे सरवाइव की। तो ये उन्होंने स्क्रिप्ट डेवलप की कि अब ये व्यापक करना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे नहीं कि बर्तन इसने अपने बच्चे को सिखा दिए, उसने बग्गी बनानी सिखा दी अपने बच्चे को, इसने मोती बनाने सिखा दिए ना, ये तो फैक्ट्री सेटिंग में होगा, तो इंडस्ट्री लेवल पे होगा। अब तो इसको तो खोलना पड़ेगा, परिवारों से बाहर लाओ, गुटों से बाहर लाओ, इसका तो कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो स्क्रिप्टें निर्मित होती है। इसलिए हम इसे एक कल्चर कुछ आउटपुट दे रहा है और समाज उस आउटपुट से लाभान्वित होकर उसे आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसे एक आवश्यकता महसूस होती है कि डेटा कैसे कलेक्ट करें, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें, इसके लिए वो फिर लिपि का जन्म करता है। तो लिपि का जन्म एक सभ्यता का लक्षण होता है। आई बात समझ में? तो ये एक कहानी यहां पर है कि भाई स्क्रिप्ट है उनके पास, सिविलाइजेशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो एक व्यापक स्तर पर फैली हुई एक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसने सेमी एरिड एरियाज कवर किए हुए थे भारत पाकिस्तान के, क्योंकि आपके पास बहुत सख्त औजार नहीं है, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ओके, आप ब्रॉन्ज का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सख्त आपके पास औजार हथियार नहीं है जिनसे आप घने ट्रॉपिकल जंगलों को साफ कर पाए, नॉट पॉसिबल। तो आप उन क्षेत्रों को चुनें और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शायद आप खेती भी ना कर पाए, क्योंकि वहां पर नेचुरली वनस्पति बहुत घनी रहेगी, जंगल, मिट्टी की ऊपरी सतह भी बह जाएगी पानी के साथ घुल करके, लीचिंग हो जाएगी। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि पहले तो जगहें वो हो जहां पर हल्की हल्की घास ही साफ करनी पड़े, और घास भी ना हो तो अच्छा, वो सेमी एरिड एरिया ही होते हैं। लेकिन फिर खेती हो तो कैसे, उसके लिए दो जरूरतें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो एलुवियल सॉइल और दूसरा पानी। ये दोनों चीजें पूरी हो जाती नदी के होने से, तो नदी क्षेत्र चुन लेते हैं। और फिर जब आपके पास हाईवेज नहीं है, सड़कें नहीं, कुछ नहीं, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर देती है रिवर, सीधी किश्ती उसमें डालो और निकलो। तो इसलिए अलग अलग सेंटर्स में जो भी ज्ञान विकसित हो रहा है उसका आदान प्रदान होता रहेगा नदी क्षेत्र, नदी मार्ग से, थल मार्ग, नदी मार्ग, और साथ में देखिए समुद्र मार्ग। ओके, आप इनका प्रयोग, तो वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के काम आती है। गांव उसके पास बसे, जल पीने के, जल नहाने के, स्नान के, जल वायु को, तापमान को कितना संतुलित करके रखता है, जल खेती के, तो जल के अनंत प्रयोग। इसलिए ये नदियों के आसपास बसने वाली सभ्यताएं हैं। इतनी बात समझ में आई? और नदी के आसपास मिल जाता है एकदम सपाट मैदान, खाली इलाका, तंबू लगाओ और रहना शुरू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूर दराज तक फ्लैट एरिया, कोई डर नहीं कहां से कौन सा जीव जंतु जानवर आक्रमण कर दे, करेगा तो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, दूर से दिख जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें। ओके, तो वही इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदियां का इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा में इसकी जब खोज हुई तो सबसे पहले जो मिला वो हड़प्पा, तो नाम इसलिए हड़प्पा दे दिया इसको। और है ये एक कल्चर, इस सिविलाइजेशन के बेस में कल्चर, हड़प्पा वाला कल्चर, क्योंकि जो हमें मिल रहा है वहां से वो हर जगह स्टैंडर्ड ही मिल रहा है। ओके, फिर लेटर फेजेस में जाकर के मिलेगा कि डिक्लाइन आ गया। और किसमें डिक्लाइन आ गया? सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई, और खत्म क्या हुआ उसके अंदर? कल्चर। सिक्का अपना मूल्य गवा गया, तो सिक्का डिक्लाइन कर दिया किसी ने लेने से। नोट कुछ भी नहीं है, उसके अंदर जो छुपी मूल्य है वही उसकी मूल्य, वही उसकी पहचान है। नोट लेने से आप मना कर गए, सभ्यता डिक्लाइन कर गई, क्योंकि उसके अंदर का संस्कृति रूपी मूल्य चला गया। यही कहानी। ओके, अब इससे समय आगे बढ़ते हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप आगे बढ़ जाते हैं, समय आता है वैदिक कल्चर का।
अब वैदिक कल्चर कह के इसलिए पुकारता हूं कि सिविलाइजेशन जैसे कोई बड़े प्रमाण उस समय के मिल नहीं रहे, ना तो कोई उस समय की बहुत बड़ी बस्तियां मिल रही हैं, ऐसे कोई पक्की ईंटों के मकान जैसे कि इंडस वैली से मिले हैं वो यहां पर आपको दिख नहीं रहे। जैसे कच्चे खेतों में कच्चे मकानों की व्यवस्था होती है, घास फूस की छतें होती हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं जो कि समय के साथ नष्ट हो जाएंगी, ऐसे रहे होंगे उस समय के मकान। लेकिन हाँ, जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में 1500 बीसी के जब आगे बढ़ जाते हैं 1100 1000 900 बीसी के अराउंड के, तब अलग अलग पॉटरी के स्टाइल मिल रहे हैं। तो आप इस दौर को लगभग 850 बीसी के अराउंड आपको आयरन का एडवेंट होते दिखता है। तो इस समय में मेटलर्जी और द पॉटरी स्टाइल्स, इन दो चीजों से आप इस समय की जीवन को जानते हैं, आप उनसे पढ़ते हैं इन्हें। और आयरन का जब एडवेंट हुआ, एक सख्त धातु आपके पास आ गई, औजार बनाइए, हथियार बनाइए, घने जंगल साफ हो सकते हैं। अब घने जंगल, इंटेंस युद्ध हो सकते हैं अब। तो फिर इस दौर में अब आपको दिखेगा, तो पहली अर्बन रेवोल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय आई, कल्चर डिक्लाइन कर गया, लंबा समय बीता। 1500 बीसी के बाद जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो यही है कि आर्यंस भारत आए हैं सेंट्रल एशिया से, अपने साथ बहुत सारी पर्शियन संस्कृति के लक्षण लाए हैं, खासतौर पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो इस साउथ एशिया रीजन में एक डोमिनेंट फीचर है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, तो ये इन्वेडर्स आए, अपने साथ बहुत सारे नए आइडियाज, थॉट्स, प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए सिंधु के क्षेत्र, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते सतलुज और गंगा के क्षेत्र में बसते चले गए, अपने साथ नई विचारधाराएं लाए, नए तरह से प्रकृति की पूजा, देवी देवताओं की नए तरह से पूजा। इनके जीवन शैली में पशुधन ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये पशुधन को सहेजते थे, पशुधन के लिए ही लड़ते थे, और इनके समाज में ज्यादा चर्चा व्यक्ति के मूल्यों पर होती दिखेगी, व्यक्ति के व्यवहार पर होती दिखेगी, किसके क्या दायित्व हैं इस पर बात होती दिखेगी, किसकी क्या भूमिका है इस पर बात होती दिखेगी, कर्तव्यों पर बात होती दिखेगी। तो आप वेदों को अध्ययन करिए तो आपको ये समझ आने लग जाएगा, क्योंकि ये जब आए हैं भारत में धीरे धीरे अपना जो लाए हैं वो यहां देंगे, और जो यहां पे एग्जिस्ट करता है वो अपने साथ भी लेंगे। ऐसे में जिनके बीच आए हैं आप उनके बीच कैसे रहें, तो आप अपने दल को बार बार ये समझाएंगे, बार बार ये समझाएंगे, हिदायतें देते मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते हुए मिलेंगे, बार बार आपके दल को शक्ति चाहिए तो उसी तरह से उन देवताओं को पूजते मिलेंगे। आई बात समझ में? अपने देवताओं के साथ ज्यादा मजबूत होते दिखेंगे क्योंकि आप एक फॉरेन लैंड पे आ गए, और जिनके बीच आए हैं धीरे 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 उनका समावेश भी दिखेगा बातों में। तो ये वो समय है। तो पहले तो कबीले आए, जन आए, धीरे धीरे उन कबीलों ने टिकना शुरू किया, सेटल्ड होने लगे, नोमैडिक हर्डिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर करने लगे, जनपद हो गए, जनों ने जहां पांव रखा वहां जनपद बन गए। लेकिन आयरन के एडवेंट के बाद फिर जनपदों में भूमियों की लड़ाई हुई, वर्चस्व की लड़ाई हुई, क्षेत्र की लड़ाई हुई, शक्ति की, संसाधनों की लड़ाई हुई, और जनपद महाजनपद होने लगे। ये 600 बीसी के अराउंड महाजनपदों का दौर मिलेगा। भारत में नई विचारधाराएं भी आई, ना कि भारत, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्षेत्र में नई विचारधाराओं का उदय हो गया। श्रमण कल्चर आ गए, बुद्ध और जैन, आजीविक, इसमें महत्वपूर्ण विचारधाराएं बनी, और धीरे 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 भारत में लिपियों के विकास को लेकर के, ग्रामर व्याकरण के विकास को लेकर के बहुत से काम हुए, और पाणिनि का अष्टाध्यायी इसमें बड़ी भूमिका निभा के गया। आई बात समझ में? इस दौरान आप महाजनपद स्थापित कर रहे हैं। ये समय 600 बीसी का सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन का दौर कहलाएगा। फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन आया जब हमें धातु मिलनी शुरू हुई, और उसका आरंभ हुआ था जब कॉपर मिला।
तो हमने उससे ब्रॉन्ज बनाया।